हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसका यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। उसी सीरीज को आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चलाई जा रही है। इसलिए आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें जो आज का क्वेश्चन पेपर है ये भी आरआरबी स्टाफ नर्स का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन हुआ था, क्वेश्चन टेस्ट पेपर हुआ था 2019 को, उसी का ये ओरिजिनल पार्ट है। तो क्वेश्चन आज का पहला देखते हैं क्या होगा। विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल और फॉर फाइट और फ्लाइट रिएक्शन? ए पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस, V adrenal cortex, C anterior part of the hypothalamus, D adrenal medulla। देखिए यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि लड़ो या भागो प्रतिक्रिया होती है जो, उसके लिए एक हार्मोन होता है जिम्मेदार, वो होता है एड्रिनल हार्मोन। अभी एड्रिनल हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला एड्रीनेलिन हार्मोन होता है। ये करता क्या है कि ये फाइट और फ्लाइट रिएक्शन के लिए आवश्यक होता है, मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। लेकिन यहाँ पर आपको एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला दोनों दिए गए हैं, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा वो बताना है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एड्रिनल मेडुला। अब कैसे होगा देखते हैं। देखिए क्या होता है कि यदि ये क्या होता है, ये किडनी है, किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ये ग्लैंड्स होती हैं, इनको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। अब एड्रिनल ग्लैंड का जब अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो बाहर की ओर जो इसमें पार्ट होता है बाहर का, वो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जबकि जो बीच का पोर्शन होता है जिसमें ब्लड वेसल्स वगैरह भी होती हैं, ये एड्रिनल मेडुला होता है। इसी एड्रिनल मेडुला से हार्मोन निकलता है जो कि फाइट और फ्लाइट रिएक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। उस हार्मोन को कहते हैं एड्रीनेलिन। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ द न्यूनेट्स? नवजात बच्चा है, इसकी सामान्य लंबाई क्या होती है? ऑप्शन ए 52 सेंटीमीटर, बी 49 सेंटीमीटर, सी 55 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर। देखिए ऐसा है कि नवजात से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग अच्छी तरह भलीभांति जानते ही होंगे कि नवजात शिशु का मतलब होता है ऐसा शिशु जो जन्म से लेकर के 28 दिन का हो, उसको नवजात माना जाता है। अब इस शिशु की जो लंबाई होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होता है। क्योंकि यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं जो कि बहुत ही क्लोज है 50 के आसपास, लेकिन आपको यहाँ पर चूंकि एक सटीक आंसर बताना है, इसका सटीक आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कभी कभी ऐसा है कि 50 सेंटीमीटर सेंटीमीटर ये सभी में दिया गया है। यदि इंच में पूछी जाए तो इसकी लंबाई क्या होगी, तो इंच में होती है 20 इंच। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंच में आ गई तो उस समय लंबाई क्या होगी, सेंटीमीटर में आ गया उस समय लंबाई क्या होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रेंज में भी पूछा जाता है, तो इसकी जो लंबाई की रेंज होती है नवजात के शरीर की, ये होती है 45 से लेकर के 56 सेंटीमीटर तक की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे। क्वेश्चन यहाँ वहां से ही आएंगे, तो आपको उससे रिलेटेड प्रत्येक पॉइंट अच्छी तरह याद होना चाहिए या आना चाहिए। ये आपकी बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। यदि आपको एक अच्छी नौकरी आज के समय में प्राप्त करनी है तो आपको डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन से पढ़ना ही होगा, तभी आप एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो तीन इसके पॉइंट हमने अभी बताए हैं कि एक तो लेंथ होगी इसकी 50 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ आंसर हो गया। लेकिन इंच में यदि पूछे तो 20 इंच होती है, और यदि एक रेंज में बात करें
तो रेंज की बात होती है ये 47 से लेकर के 55 सेंटीमीटर तक इसकी रेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच विटामिन डज कन्वर्ट प्रोथ्राम्बिन टू थ्रोम्बिन? कौन सा विटामिन प्रोथ्राम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए विटामिन बी2, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन डी। थ्रोम्बिन को प्रोथ्राम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तन करने के लिए जो विटामिन आवश्यक होता है उस विटामिन को विटामिन के कहा जाता है, क्योंकि ये जो प्रोथ्राम्बिन जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये ब्लड क्लॉट के लिए आवश्यक होता है कि प्रोथ्राम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से जो ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित विटामिन होती है वो विटामिन के होती है। इस प्रकार से यहाँ का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज प्रिकॉशनरी step to be taken before administering an anti-serum or anti-toxin? एंटी-सीरम या एंटी-टॉक्सिन देने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ए ब्लड टेस्ट, बी सीएसएफ टेस्ट, सी सेंसिटिविटी टेस्ट और डी यूरिन टेस्ट। देखिए यहाँ पर जब भी किसी व्यक्ति को एंटी-सीरम या एंटी-टॉक्सिन देते हैं तो उससे पहले यह आवश्यक होता है कि उसकी सेंसिटिविटी चेक कर ली जाए। कहीं इसको लगाने से जो भी पेशेंट है, मरीज है, उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इसलिए आवश्यक होता है कि उसको पहले सेंसिटिविटी हम लोग टेस्ट करें। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी संवेदनशीलता परीक्षण या सेंसिटिविटी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है ये स्टैटिक जीएस से संबंधित क्वेश्चन है। इस प्रकार से नर्सिंग में स्टैटिक जीएस से भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं क्या है। उकाई बांध किस राज्य में है? उकाई डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी त्रिपुरा। उकाई डैम है ये गुजरात में स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। यदि और भी अन्य क्वेश्चन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट है देखें तो ये जो उकाई डैम है ये गुजरात राज्य में स्थित है, ये तो अभी हमने आपको पढ़ाया है। आगे इसकी लंबाई यदि देखें तो इसकी जो ऊंचाई है वो 345 फीट की होती है और ये जिस जलाशय में बना हुआ है उस जलाशय को बल्लभ सागर कहते हैं। बल्लभ सागर कहते हैं और ये बल्लभ सागर गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है। तो पहला सरदार सरोवर जलाशय है और दूसरा बल्लभ सागर है और ये जिस पर उकाई बांध बना हुआ है। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है, ये उकाई डैम जो है ये ताप्ती नदी पर स्थित है और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरने वाली एक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। The number of complete oscillations per unit time is called the प्रति इकाई समय में पूर्ण दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य, बी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, सी टाइम पीरियड या समयकाल, डी एम्पलीट्यूड या आयाम। ये 12th में आप लोगों ने अच्छी तरह फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो पर यूनिट ऑस्किलेशन होते हैं, प्रति यूनिट पर यूनिट टाइम में जो भी दोलन होते हैं, ऑस्किलेशंस होते हैं, उनको आवृत्ति कहा जाता है और इस आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी को एन से डिनोट करते हैं। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीजन दैट फॉर्म्स लूज। अगला प्रश्न है, एनीथिंग विच इवोक्स अ रिस्पॉन्स इन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द। कोई भी चीज जो जीव में प्रतिक्रिया पैदा करती है उसे कहा जाता है? ए घटना या इंसिडेंस, बी स्टिमुलस, सी थिंग, डी सिचुएशन। आपने जब भी देखा होगा कि जब भी आपके हाथ में सुई चुभोई जाती है या जब आपका हाथ कभी कभी किसी ऐसे
वस्तु के संपर्क में आ जाता है कि वो आप सहन नहीं कर सकते हैं, तो आपका हाथ तुरंत पीछे की ओर हट जाता है। इसको प्रतिक्रिया कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। अब ये जो रिस्पॉन्स होता है, इस रिस्पॉन्स को क्या कहा जाता है? तो ये रिस्पॉन्स जो उत्तेजित करता है आप में, जिससे कि आपका हाथ पीछे हट जाता है, इसको स्टिमुलस कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। The process by which muscular fiber of the cervix are pulled apart and merged with the fibers of the lower uterine segment is known as formation of the retraction ring, B. effacement, C. receptive of relaxation, D. sign of placental separation. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इफासमेंट इसको कहा जाता है। एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि जो यूट्रस के मस्कुलर फाइबर होते हैं वो नीचे की ओर, ऊपर की ओर खिंच जाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? इफासमेंट या विलोपन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच एमंग द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना? निम्नलिखित में से किसे ओटाइटिस एक्सटर्ना भी कहा जाता है? ए. ऑक्सीपिटल बोन ऑस्टियोमाइलिटिस, बी. पैराइटल बोन ऑस्टियोमाइलिटिस, सी. फ्रंटल बोन ऑस्टियोमाइलिटिस, डी. टेम्पोरल बोन ऑस्टियोमाइलिटिस। तो यहां पर जो बात हो रही है ओटाइटिस एक्सटर्ना की, तो ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है टेम्पोरल बोन ऑस्टियोमाइलिटिस होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सही होगा। यहां पर बात करते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना की। ओटाइटिस एक्सटर्ना ये कान की बाहरी नली का संक्रमण होता है, और ये जो बाहरी नली का एक संक्रमण होता है, तो कान के जो पर्दा होता है, पर्दे से लेकर के कान के बाहर तक ये फैलता है। और इसमें जो भी लोग ज्यादा तैराकी वगैरह करते हैं, उनमें क्या होता है कि कान में नमी बनी रहती है, जिसके कारण बैक्टीरिया और फंगस अधिक बढ़ते हैं। तो उन लोगों में इस प्रकार की घटना देखने में अधिक मिलती है, इसलिए इसको हम जब इस प्रकार की घटना को स्विमर्स ईयर भी बोला जाता है, ओटाइटिस एक्सटर्ना को। तो ओटाइटिस एक्सटर्ना ये होता है टेम्पोरल बोन ऑस्टियोमाइलिटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे आर सेड टू बी। छनकार की ध्वनि उत्पन्न करने वाली धातुओं को कहा जाता है डक्टाइल, लस्ट्रस, मैलिएबल, सोनरस। जो भी धातुएं झनकार की ध्वनि उत्पन्न करती हैं उनको सोनरस बोला जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन द नेम ऑफ। भारत सरकार के सभी शासनात्मक कार्य औपचारिक तौर पर किसकी ओर से संपन्न होते हैं? ए. द वाइस प्रेसिडेंट, बी. द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी. द प्राइम मिनिस्टर, डी. द प्रेसिडेंट। तो सभी प्रकार के जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, शासनात्मक जो भी कार्य होते हैं वो प्रेसिडेंट्स की तरफ से संपन्न होते हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, द प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, ये भी स्टैटिक जीएस से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट फतेहपुर सीकरी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। विश्व विरासत स्थल फतेहपुर सीकरी निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? ए. मध्य प्रदेश, बी. राजस्थान, सी. गुजरात, डी. उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। इसमें फतेहपुर सीकरी स्थित है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है फतेहपुर सीकरी, जहां पर यहाँ पर देखा होगा आपने बुलंद दरवाजा भी स्थित है, और ये बुलंद दरवाजा, ये फतेहपुर सीकरी जो पड़ता है वो आगरा से के पास में ही करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट ब्रोमीन? Bi, V, Vr, Ve।
देखिए इसमें जो स्टैटिक जीएस से संबंधित जो क्वेश्चन है उसमें विज्ञान से रिलेटेड अधिक क्वेश्चन इसमें कुछ पूछे गए हैं। तो ब्रोमीन का यहाँ पर आपको संकेत बताना है, तो ब्रोमीन का संकेत होगा बी आर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द fear of closed place is termed as acrophobia, हेमेटोफोबिया, गैमाफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया। तो बंद स्थान से लगने वाले डर को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा बंद स्थान से लगने वाले डर को क्लास्ट्रोफोबिया बोलते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मायोकार्डियल इश्कीमिया के दौरान ईसीजी में किस प्रकार के असामान्य परिणाम की पहचान की जाती है? W pattern T wave appears, ectopic T wave appears, horizontal and smaller T appears, inverted and larger T wave appears। इसमें जब भी मायोकार्डियल इश्कीमिया होता है उसमें क्या होता है, ईसीजी कराने पर जो इसकी टी वेव होती है ये इन्वर्टेड हो जाती है और बड़ी देखने में मिलती है। इस प्रकार से इसका चित्र बनाते हैं कि ये टी वेव है, ये लंबी हो गई है, ये डी होती है, तो ये क्या हो जाती है, इन्वर्टेड हो जाती है और लार्ज हो जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पेन इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स एंड दोज विद क्रॉनिक पेन। तो जितने भी ऑपरेशन वाले रोगी हैं उनमें दर्द हो रहा है तो दर्द को प्रबंधन करने की जो भी प्रक्रिया होती है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में वो आपको बतानी है। इफेक्टिव कंट्रोल के लिए वो क्या होती है? ऑप्शन ए ट्रांसम्यूकोसल रूट, ऑप्शन बी ट्रांसडर्मल रूट, ऑप्शन सी पैरेंट्रल रूट, ऑप्शन डी इंट्रा स्पाइनल रूट। इसका करेक्ट आंसर होगा, इसकी जो प्रक्रिया होती है पेन कंट्रोल करने की पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में होती है, वो होती है ट्रांसडर्मल रूट, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोर कमेटी एम दैट हैविंग अ हेल्थ सेंटर टू सर्वे पॉपुलेशन। तो वोर कमेटी ने बताया था कि जो भी कितनी आबादी पर एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। ऑप्शन ए 20,000 से 30,000, ऑप्शन बी 5,000 से 10,000, ऑप्शन सी 10,000 से 20,000, ऑप्शन डी 30,000 से 40,000। तो वोट समिति के अनुसार जो एक स्वास्थ्य केंद्र की पॉपुलेशन होती है ये 10,000 से 20,000 के होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which condition is defined as the inflammation of the peritoneum। पेरिटोनियम की सूजन को किस स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है? गैस्ट्राइटिस, पेरिटोनाइटिस, ड्यूओडेनाइटिस। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन है कि पेरिटोनियम में सूजन है, इन्फ्लामेशन है, तो इसका इन्फ्लामेशन को पेरिटोनाइटिस बोलेंगे, क्योंकि आइटिस मीन्स होता है, आइटिस वर्ड जो लगा है जहां भी मेडिकल में कहीं पर, तो उसका मतलब है कि या तो इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है। तो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के लिए आइटिस शब्द बाद में लगा देते हैं, तो पेरिटोनियम में होने वाली सूजन को पेरिटोनाइटिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पल्स डेफिसिट? ऑप्शन ए डिफरेंस बिटवीन द पॉप्लिशियल एंड एंकल पल्स रेट, बी डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड रेडियल पल्स रेट्स, सी difference between the brachial and ankle pulse rates, D difference between the apical and ankle pulse rates। तो यहाँ पर जो पल्स डेफिसिट की बात हो रही है, तो पल्स डेफिसिट का मतलब होता है कि एक ही पेशेंट में जब उसकी स्टेथोस्कोप से एपिकल पल्स देखें, एपिकल पल्स चेक करें और रेडियल पल्स चेक करें हाथ से, तो इनमें जो अंतर आएगा उसको पल्स डेफिसिट बोला जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नर्स पेशेंट रेशियो फॉर टीचिंग हॉस्पिटल?
शिक्षा प्रदान करने वाले अस्पतालों में नर्स रोगी अनुपात क्या होता है? तो जिन अस्पतालों में शिक्षा प्रदान की जाती है, जैसे नर्सिंग के कोर्स चलाए जा रहे हैं, उनमें जो नर्स और पेशेंट का रेशियो है वो कितना होगा? 1:3, 1:2, 1:5 और 1:1। तो इस प्रकार के जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, इनमें नर्सिंग का जो रेशियो होता है ये 1:5 होता है। मीन्स एक नर्स पर 5 पेशेंट रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये स्टैटिक जीएस से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। विजयवाड़ा सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ए गोमती, बी सतलज, सी कृष्णा, डी कावेरी। तो विजयवाड़ा शहर आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये कृष्णा नदी पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which condition is caused by the deficiency of vitamin D in children? बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ए हिमोलिसिस, बी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सी रिकेट्स, डी ऑस्टियोमलेशिया। बच्चों में जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उनकी जो हड्डियां हो जाती हैं ये टेढ़ी हो जाती हैं और इस रोग को रिकेट्स या सूखा रोग बोला जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। Which of the following gases is not a part of greenhouse gases? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों का हिस्सा नहीं है? ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी मीथेन। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें ऐसी गैसें होती हैं जो वायुमंडल का तापमान बढ़ाती हैं, उनको ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। इसमें जो गैसें सम्मिलित हैं, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और मीथेन होती है। जबकि जो ऑक्सीजन होती है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स, गर्भनाल में क्या होता है? ए 2 आर्टरीज एंड 1 वेन, बी 1 आर्टरी एंड 1 वेन, सी 1 आर्टरी एंड 2 वेन्स, डी 2 आर्टरीज एंड 2 वेन्स। अम्बिलिकल कॉर्ड या गर्भनाल की बात करें तो गर्भनाल या अम्बिलिकल कॉर्ड एक ऐसा पार्ट होता है जो भ्रूण को प्लेसेंटा से कनेक्ट करने का काम करता है। तो इस प्रकार से जब भ्रूण प्लेसेंटा से उसको खाना और ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करेगा, तो जब इसकी हम लोग अंदरूनी गार्ड देखते हैं तो इसमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज होती हैं और एक वेन होती है और चारों तरफ से एक जेली पाई जाती है जो इनकी रक्षा करती है, जिसको वार्टन की जेली बोला जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है।